हम में से ज्यादातर लोग हर्षद मेहता के बारे में जानते हैं और ये जानते हैं कि उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में बहुत बड़ा घोटाला किया था। वो एक मास्टरमाइंड थे और उनका बाजार और अन्य संस्थानों पर प्रभाव उनके लिए शेयर की कीमतों को तोड़मरोड़ कर पेश करने में मददगार साबित हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके एक शिष्य केतन पारेख ने भी एक और बहुत बड़ा घोटाला किया जिसने बाजार को हिलाकर रख दिया? सरकारी एजेंसियों ने अनुमान लगाया है कि धोखाधड़ी की रकम 40,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। आज के लेख में हम 2001 के केतन पारेख घोटाले पर बात करेंगे। केतन पारेख एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जिन्होंने अपने पिता द्वारा स्थापित एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म NH सिक्योरिटीज में अपना करियर शुरू किया था। बाद में उन्होंने हर्षद मेहता की फर्म ग्रोमो रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट में शामिल हुए, जहां उन्होंने बाजार की प्रवृत्तियों और निवेशकों की मानसिकता का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने बिग बुल और उनके सहयोगियों द्वारा शेयर बाजार को हेरफेर करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों को सीखा। हालांकि उन्हें नरम और विवेकी बताया गया था। केतन पारेख ने राजनेताओं, अभिनेताओं और व्यवसायियों के साथ संबंध बनाए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया मीडिया मोगुल केरी पैकर के साथ मिलकर एक वेंचर कैपिटल फर्म लॉन्च की जिसने भारतीय स्टार्टअप में निवेश किया। 1992 में पत्रकार सुचेता दलाल ने हर्षद मेहता द्वारा किए गए धोखाधड़ी के कार्यों का पर्दाफाश किया। इस घोटाले में SBI के अधिकारी, कई ब्रोकरेज फर्म, राजनेता और बैंक कर्मचारी शामिल थे। इस दौरान सेंसेक्स गिर गया और हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि केतन पारेख को कभी भी स्कैम 1992 से संबंधित किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया था। केतन पारेख ने हर्षद मेहता द्वारा इस्तेमाल की गई पंप एंड डंप स्कीम को गहराई से देखा। बिग बुल ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से गलत तरीके से पैसे लिए। उन्होंने इन पैसों का इस्तेमाल कुछ खास शेयरों को बड़े पैमाने पर खरीदने के लिए किया, जिनकी कीमतें फिर आसमान छू गई। बाजार में लोगों को लगता था कि जिस भी शेयर को बिग बुल चुनेगा वो सोने में बदल जाएगा। इसलिए और भी लोग उन शेयरों में निवेश करने लगे, जिससे कीमतें और भी बढ़ गई। जब कीमतें अपने चरम पर पहुंच गई तो मेहता और उनके साथी विशाल मुनाफा कमा लिया। पारेख ने भी इसी स्कीम का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन कुछ बदलावों के साथ। वो ICE सेक्टर में कंपनियों की विकास क्षमता में मजबूती से विश्वास करते थे। .com बूम 1999 और 2000 के बीच शुरू हुआ था और उनकी कई शेयर भविष्यवाणियां काफी सटीक थी। वो कई कंपनियों के शेयर की कीमतें बढ़ाने में सक्षम थे। हालांकि केतन पारेख ने आगे बढ़ने का फैसला किया और बड़े निवेशकों को उन शेयरों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जिन्हें उन्होंने हेरफेर किया था। उन्हें लगता था कि बड़े निवेशकों को नियंत्रित करना आसान होगा, जिनकी एक ही दिशा में रुचि थी, और ना कि छोटे इन्वेस्टर में, क्योंकि छोटे इन्वेस्टर कई सारे होते हैं और उनकी सोच में कई बदलाव भी होते हैं और उनका मान पाना भी मुश्किल होगा। केतन पारेख ने आगे की जांच में पाया कि संस्थागत निवेशक केवल उन शेयरों में निवेश करेंगे जिनमें उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम और मीडिया कवरेज था। पहली शर्त को पूरा करने के लिए उन्होंने एक अवैध सर्कुलर ट्रेडिंग योजना का सहारा लिया। उदाहरण के लिए, ब्रोकरे ने एक निश्चित मूल्य और मात्रा में एक शेयर के लिए एक खरीद आदेश रखा। उसी समय ब्रोकर बी ने उसी मात्रा को बेचने का आदेश दिया, उसी कीमत पर, और व्यापार को मिला दिया। इसी तरह अधिक ब्रोकर शामिल हुए और समान लेन देन किए, जिससे उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखाई दिए। पारेख और उनके सहयोगियों ने मुख्य रूप से IT, मीडिया और टेलीकॉम शेयरों पर सर्कुलर ट्रेडिंग की, जो पहले से ही तेजी से बढ़ रहे थे और मीडिया कवरेज प्राप्त कर रहे थे। इस प्रकार केतन पारेख के 10 शेयर व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गए। इसमें जी टेलीफिल्म्स, टिप्स, अफ्टेक इन्फोसिस, मुक्ता आर्ट्स, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड HFCL, पेंटर मीडिया ग्राफिक्स आदि शामिल थे। के 10 शेयरों की कीमतें आसमान छू गई। अपने पूर्ववर्ती और गुरु की तरह ही केतन पारेख भी बहुत लालची हो गए।
वे बड़े पैमाने पर शेयर की कीमतों को बढ़ाने के लिए अधिक धन प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उन कंपनियों के प्रमोटरों से संपर्क किया जिनके शेयरों में वे हेरफेर कर रहे थे और उनसे धन जुटाया। प्रमोटरों, जो किसी कंपनी के शेयरों की बड़ी मात्रा रखते हैं, का मानना था कि शेयर की कीमतों में उछाल से उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा, उनकी नेटवर्थ बढ़ेगी और वे बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए शेयर गिरवी भी रख सकते हैं। हालांकि ये स्पष्ट रूप से इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले थे। दूसरा, पारेख ने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक (जीटीबी) और माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक (एमएमसीबी) से अवैध रूप से बड़ी रकम जुटाई। दिलचस्प बात यह है कि वह दोनों बैंकों के बोर्ड में था। उसने कथित तौर पर बैंक अधिकारियों को रिश्वत दी और उन्हें शेयरों के बदले ऋण देने के लिए राजी किया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों को किसी स्टॉक ब्रोकर को 15 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण देने की अनुमति नहीं थी। लेकिन एमएमसीबी और जीटीबी ने केतन पारेख को क्रमशः लगभग 800 करोड़ रुपए और 100 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया। उन्होंने एमएमसीबी को अपनी एक कंपनी को 137 करोड़ रुपए का पे ऑर्डर भी जारी करवाया। हालांकि पारेख ने यह राशि कभी भी एमएमसीबी में जमा नहीं की थी। उन्होंने पे ऑर्डर का इस्तेमाल बैंक ऑफ इंडिया से धन प्राप्त करने और शेयर की कीमतों में हेरफेर करने के लिए किया। केतन पारेख के घोटाले की खबर सबसे पहले तब चर्चा में आई जब बैंक ऑफ इंडिया मुंबई शाखा ने आरोप लगाया कि उन्होंने बैंक से 137 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की सुचेता दलाल ने पूरे घोटाले का पर्दाफाश किया और इस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इससे अंततः अफरा-तफरी मच गई और 2001 में शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। आरबीआई ने पारेख के खिलाफ जांच शुरू की। केतन पारेख को इनसाइडर ट्रेडिंग का दोषी पाया गया और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें शेयर की कीमतों में हेराफेरी करने का भी दोषी पाया गया और 2017 तक ट्रेडिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उनका नाम कैनफिना घोटाले में भी सामने आया था, जिसमें विभिन्न संस्थाओं ने 47 करोड़ रुपए हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। 2009 में बाजार नियामक सेबी ने पाया कि वो अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मुखौटा कंपनियों का उपयोग कर रहा था। इस प्रकार उस जांच के परिणाम स्वरूप लगभग 26 संस्थाओं को व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। बाद में मार्च 2014 में पारेख को धोखाधड़ी के लिए एक विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया और 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सबसे हालिया घटनाक्रम 2021 में हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने केतन पारेख को अपनी बेटी की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की अनुमति दी। ब्रोकर से ऑपरेटर बने केतन पारेख अकेले ही भारतीय शेयर बाजार को चला रहे थे और आखिरकार अपने ही लालच का शिकार हो गए।